Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss some another aspects of carbohydrate chemistry. तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटा रोटेशन. तो इस टर्म इज़ मोस्टली यूज्ड इन दिस कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री. तो इसमें आपको आज हम बताएंगे कि आखिर ये वर्ड यूज क्यों किया जाता है. ठीक है, इसको रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट इसमें आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. ये म्यूटा रोटेशन होता है तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर भी कोई चेंज होता है क्या, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे आज. तो एज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द डी ग्लूकोज, आपने डी ग्लूकोज का लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था. उसमें क्या था हमारा कि डी लेटर और एल लेटर क्यों यूज किया जाता है. तो डी और एल का यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एट C5 में आप देख रहे हैं. अगर इस स्ट्रक्चर को जो आपके सामने उसमें देखें तो OH इज ऑन राइट साइड एंड H ऑन लेफ्ट साइड. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज़ डी. अगर आप केवल बाकी को अगर आप सेम रखें, यहाँ से यहाँ तक किसी को चेंज न करें आप, ये कोई चेंजिंग नहीं होगी. केवल कार्बन नंबर 5 में आप चेंज करते हैं. H को आप राइट साइड में ले आते हैं, OH को लेफ्ट साइड में ले आते हैं. तो उसकी जगह पर आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एल यूज कर सकते हैं, तो लेटर यूज कर सकते हैं एल. ओके, उसके लिए एल ग्लूकोज आप लिखेंगे पूरा. ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे सामने दिया हुआ है, आप देखिए. इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें C1 जो कि आपका पहले एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था लेकिन बाद में आपका एसिमेट्रिक बना हुआ कायरल कार्बन जिसको आप बोलते हैं. आप देखते हैं अगर ओपन चेन जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, दीज आर कायरल सेंटर, दीज आर कायरल कार्बन, दीज आर एसिमेट्रिक कार्बन. लेकिन कार्बन नंबर 1 नहीं है, ठीक है ना. लेकिन जब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी कि हेमी एसिटल फॉर्म अगर बनाते हैं तो कार्बन नंबर 1 भी आप देख रहे हैं कायरल हो गया. कायरल क्यों, इन द सेंस कि 4 ग्रुप्स देखिए, OH, H और एक ग्रुप यहाँ है, देखिए ये डिफरेंट है, और एक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये भी डिफरेंट है. तो चारों ग्रुप क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. तो ये तो है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिमेट्रिक सेंटर्स, ड्यू टू दीज कायरल कार्बन, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं. इट मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं. ऑप्टिकल रोटेशन किसका करते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होता है. आप देखते हैं नॉर्मल लाइट जो आप बाहर देख रहे हैं सनलाइट में, तो वो तो आपका क्या होता है, चारों डायरेक्शन में क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है चारों डायरेक्शन में, ठीक है. पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नहीं है. लेकिन अगर आप उस लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेन में वो रोटेट करने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, एक पर्टिकुलर प्लेन में. और उस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आप ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उस प्लेन को वो क्या कर देता है, रोटेट कर देता है. या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा. ओके, तो इसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन केवल इन किसकी प्रेजेंस से हो रहा है, आपका जो आपके कायरल सेंटर्स हैं यहाँ पर. तो कायरल कार्बन्स यहाँ पर लगे हुए हैं. और जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन नंबर 1 भी आपका क्या हो जाता है, कायरल बन जाता है. ओके, उसकी वजह से भी ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं जिसको कि आप क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फ़ा और एक को क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं. कैसे बनते हैं उसको देखिए. अब अगर आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 में पोलैरिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई पाई बॉन्डेड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, एंड दिस कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस पॉजिटिव कार्बन इंटरेक्ट विद द OH ऑफ द C5. जो C5 का देखिए ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन में आपके 2 लोन पेयर हैं. तो कार्बन अगर पॉजिटिव बन गया है तो एक तरह का वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना. तो वो जहाँ पर भी उसको स्टेबिलिटी मिलती है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो इसमें एक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, पायरानोज फॉर्म बनती है. पायरानोज मीन्स होता है C1 और C5 को कनेक्ट करना. अगर आप C1 और C4 को कनेक्ट करते हैं तो फ्यूरानोज फॉर्म बना सकते हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पायरानोज, फ्यूरानोज, दीज आर द कॉमन नेम. ये आपका ओपन चेन है तो ये तो एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आप बनाते हैं, उस तरह से बनाते हैं. लेकिन जब इसी को आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में लेके आते हैं तो उसको हावर्थ ने दिया हुआ था. तो हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला आप देख रहे हैं, ये है आपका. ये आप नंबर 1 पे देखिए, ये भी आपका ओपन चेन ही है बट हमने इस तरह से इसको शो किया हुआ है. कार्बन नंबर 5 में OH ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो जब कार्बन नंबर 1 में आप साइक्लाइजेशन शो करते हैं तो देखिए कार्बन नंबर 1 में
आप OH को दो डायरेक्शन में लगा सकते हैं, OH और H को इधर उधर कर सकते हैं, जैसा कि पहले वाली स्लाइड में भी आप देखिए देखिए OH H, ठीक है। OH आपने यहाँ पे किस में लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में। तो आप ये भी कर सकते थे कि H को जो है लेफ्ट में, OH को राइट में लगा लेते हैं, तो इससे आपकी उस स्ट्रक्चर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा बदल जाता मॉलिक्यूल का। तो इस वजह से आपके ऑन द बेसिस ऑफ दिस C1 आपके दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एनोमर टू ईच अदर। कार्बन नंबर 1 में अगर आप एनोमर के लिए, हम अभी एक नए वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। तो आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया देखिए OH, ये अगर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है तो आप इस H को एबव द प्लेन अगर आप लगा देते हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे ग्लूकोज के। ओके, अभी जैसा मैंने बताया था हेमी एसिटल फॉर्म कैसे बनती है उसको देखिए। हेमी एसिटल में आप देखते हैं कि अल्कोहल और एल्डिहाइड, जैसा कि हमारा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में कनेक्टिविटी शो करी थी। कार्बन नंबर 1 में क्या था आपका, एल्डिहाइड, और कार्बन नंबर 5 में क्या था, OH ग्रुप था। तो उनके बीच में जब कनेक्टिविटी हुई देखिए, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा कहाँ को, ऑक्सीजन की तरफ को। तो इस कार्बन पे जो आपका कार्बोनिल कार्बन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन जो है आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा आपके इस पॉजिटिव कार्बन से। तो इससे क्या होगा देखिए, OR2 यहाँ लग गया आपका, ठीक है। और इधर ये वाला जो H है, अल्कोहल के साथ में जो H है वो O के साथ में हो गया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ देखिए, एक ही कार्बन में देखो OH भी लगा हुआ है और उसी कार्बन में जो है आपका एक OR ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ही कार्बन पे अगर ये चीज़ें लगी हुई है, जैसा कि हमारा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर जब साइक्लिक फॉर्म में आप चले जाते हैं तो ये कार्बन अगर आप देखें कार्बन नंबर 1 को, एक तो ये OR ग्रुप देखिए और COH ग्रुप हो गया, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड हेमी एसिटल। ओके, तो इसी तरह से अगर आप कीटोन को ले लेते हैं तो उसको हेमी कीटल बोलेंगे, ठीक है। नाउ T positive glucose exists in two stereoisomeric forms, that is alpha D and beta D। दोनों अभी हमने टेक्स्टो वाले लिए हैं, देखिए अल्फा डी पॉजिटिव और बीटा डी पॉजिटिव। ओके, तो एक ये तो है आपका लीनियर स्ट्रक्चर, इसके दो स्ट्रक्चर बन गए। नंबर 1 में देखिए केवल यहाँ पे डिफरेंस होगा आपका, नंबर 1 में HOH है, नंबर 1 में OHH है। तो इट मीन्स एक आपका देखिए बीटा डी है तो एक क्या है आपका अल्फा डी है। बाकी अन्य जो सेंटर है हमारे इसमें, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ऑल आर सेम। आप देख लीजिए, नंबर 2 HOH, नंबर 3 OHH, नंबर 4 HOH, नंबर 5 CH2OH। बाकी जगह पे कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दीज टू फॉर्म्स आर क्रिस्टलाइन एंड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑप्टिकल रोटेशन। कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस होने से, केवल कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस होने से पूरा स्ट्रक्चर की जो हमारे प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से चेंज हो रही है। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बदल जा रहे हैं और ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो भी बदल रहे हैं। When glucose was crystallized from a concentrated solution at 303 K, it gave alpha form। अब अल्फा और बीटा फॉर्म कब मिलती है उसको भी देखना है हमने। जब ग्लूकोज को आप क्रिस्टलाइज करते हैं तो 303 K पे इट गेव अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 K केल्विन। 419 K अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है और उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन जो है प्लस 111 डिग्री है। ओके, टेक्स्ट हो गया, प्लस है। ऑन द अदर हैंड द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर एबव 371 K। देखो दोनों में जो क्रिस्टलाइज करने का जो टेम्परेचर है दोनों में अलग अलग है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आपको सूटेबल सॉल्वेंट में रखते हैं और विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको बिना कोई डिस्टर्ब करे अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद अगर उसका नेचर है क्रिस्टलाइज होने का तो अपने ब्यूटीफुल क्रिस्टल में वो जो है कन्वर्ट हो जाता है।
लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का वो जो सॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज जो है थोड़ा भी अगर वो डिस्टरबेंस होगा तो वो बेटर क्रिस्टल उसके नहीं बनेंगे, जो उसका मेन क्रिस्टल जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ओके, जो बीटा फॉर्म है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है देखिए 423 के, और उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है +19.2 डिग्री है। अल्फ़ा जो ग्लूकोज है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट है 419 और अल्फ़ा डी उसका स्पेसिफिक रोटेशन 111। लेकिन जो बीटा डी है उसका मेल्टिंग पॉइंट 423 है और अल्फ़ा डी उसका स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी अलग है, अल्फ़ा डी भी अलग है। व्हेन ईदर ऑफ, देखिए इनमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये जो अल्फ़ा डी है यहाँ पर यूज किया हमने ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है। आप ये अल्फ़ा और डी से कंफ्यूज इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, व्हेन ईदर ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फ़ा डी या बीटा डी ग्लूकोज, आर डिजॉल्व इन वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड, these get slowly converted into other form and a equilibrium mixture of alpha D and beta D glucose is formed। अगर आप अल्फ़ा डी को पानी में डिज़ोल्व करिए, बहुत देर तक उसको रख देते हैं, तो अपनी अल्फ़ा फॉर्म्स को वो थोड़ा सा क्या करेगा, चेंज करेगा और वो बीटा फॉर्म भी बनाएगा, ठीक है। और अगर बीटा डी को, अगर आप बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व करिए, काफ़ी देर तक उसको रख देते हैं, तो बीटा डी अपने को कन्वर्ट करेगा, अल्फ़ा डी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अब वो थ्रो कहाँ से चेंज होगा वो भी देखिए। अगर आपके पास अल्फ़ा डी है तो पहले वो ओपन चेन में जाएगा, देन बीटा डी में जाएगा। अगर आपके पास में बीटा डी है तो पहले ओपन चेन में जाएगा, देन अल्फ़ा डी में जाएगा। ओके, वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर से होगा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी बताएंगे भी हम। नाउ अब आया म्यूटा रोटेशन। देखिए यहाँ पे एक हमने दिखा, देखिए ओपन चेन फॉर्म है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में बताया था आपको, +19.2 डिग्री है। लेकिन अल्फ़ा डी का जो स्पेसिफिक रोटेशन है +111 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, द अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैज़ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +111 यानी कि 111 डिग्री, वाइल बीटा डी ग्लूकोज हैज़ ए स्पेसिफिक रोटेशन +19.2 डिग्री। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा डी का जो रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन +111 और बीटा डी का +19.2 है। व्हेन अल्फ़ा फॉर्म इज डिजॉल्व इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक रोटेशन फॉल्स until a constant value of +52.5 डिग्री इज रीच्ड। अल्फ़ा तो अल्फ़ा +111 से नीचे चला गया +52.5 पर, लेकिन बीटा फॉर्म को अगर पानी में डिज़ोल्व करते हैं और कुछ देर तक उसको रखते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और कहाँ पे रुक जाएगा, +52.5 डिग्री पे। इट मीन्स अल्फ़ा को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो भी एक जगह पर रुक रहा है, बीटा को डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी में तो भी एक जगह पर रुक रहा है। इट मीन्स कोई सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा मीन्स होता है चेंज। आप देख रहे हैं, आपने अल्फ़ा डी को रखा पानी में डिज़ोल्व करके, तो वो एक जगह पर रुक गया। देखिए आप 111 था, 52.5 पे वो रुक गया। आपने बीटा डी को वाटर में डिज़ोल्व किया और कुछ देर तक स्टैंड किया, उसको रखे रहा, तो वो पहुंच गया आपका 52.5 डिग्री पे, वो भी पहुंच गया। इट मीन्स कोई ना कोई स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। देखिए केमिस्ट्री में बिना स्ट्रक्चर के, कोई भी मॉलिक्यूल के बिना कोई स्पेसिफिक अगर चेंजेस ना हो तो कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। सपोज़ दैट आपका कलर चेंज हो जाता है, आप कहते हैं कि कलर चेंज कैसे हुआ, तो इट मीन्स कोई ना कोई कंपाउंड में चेंजिंग आई है। इट मीन्स उसने अपना कोई डेरिवेटिव बनाया है, या उसकी, जैसे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई होगी, तो इस वजह से कलर क्या होते हैं, हमारे चेंज होते हैं। अगर बिना किसी स्पेसिफिक चेंज के कोई भी चीज़ें, कोई भी फिनोमिना नहीं होता है। ओके, क्योंकि अगर कलर चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से इट मीन्स उसमें कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इधर से उधर हुई होगी, इलेक्ट्रॉनों का नेचर बदला होगा,
जो कि एक्साइटेड स्टेट में जा सकते होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस म्यूटा रोटेशन, वो देखेंगे। देखिए, ग्लूकोज फॉर्म्स हेमी एसिटल बिटवीन द CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑन C5। ये मैंने अभी पहले बताया भी था आपको, ये देखिए दोबारा से आप देख लीजिए। C1 और C5 के बीच में वो हेमी एसिटल रिंग बनाता है। इट मीन्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका बनता है। एज ए रिजल्ट ऑफ साइक्लाइजेशन C1 becomes asymmetric chiral and newly formed OH group may be either on the left or on the right in the Fischer projection formula। इसमें आप देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। अगर आपका OH है राइट साइड में, H है लेफ्ट साइड पे, तो वो तो हो गया आपका अल्फा। अगर H है राइट साइड में और OH है लेफ्ट साइड में, तो वो उसकी बीटा फॉर्म हो गई। ओके, these results in the formation of two isomers which differ in the orientation of H and OH groups are around C1 atom. Okay, these isomers are known as alpha D and beta D. The isomer having OH group on the right is called alpha D, and having OH group on the left is called beta. Such pair of optical isomers which differ in the configuration only around C1 are called anomers. केवल कार्बन नंबर 1 में अगर आपका डिफरेंस होगा, जैसा कि मैंने पहले के स्ट्रक्चर में भी आपको एक बार शो करते देखिए। यहाँ पे देखिए आप नंबर 1 में कार्बन नंबर 1 है HOH, ठीक है। अगर केवल आप इस H को इधर ले आते हैं, OH को इधर ले आते हैं, तो वह उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आपके एनोमर बोलेंगे। इट मीन्स अल्फा डी एंड बीटा डी बोथ आर एनोमर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमर होंगे। एनोमर में केवल कार्बन नंबर 1 में चेंज करना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है इनैंशियोमर की बात, देखो दीज टू फॉर्म्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हेंस आर नॉट इनैंशियोमर। इनैंशियोमर में क्या होता है कि जितने भी आपके कायरल सेंटर्स हैं या जो भी आपके उसमें सेंटर्स हैं, देखिए इतने सेंटर्स हैं, सभी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये OH इधर आ जाएगा आपका, ये OH इधर साइड आ जाएगा और OH दूसरी साइड आ जाएगा, तो उसको तो मिरर इमेज आप बोलते हैं। इनैंशियोमर तो होते हैं मिरर इमेज, लेकिन एनोमर में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पे ही डिफरेंस होता है। तो जब आप बीटा डी ग्लूकोज को स्टैंड करते हैं वाटर में डिज़ोल्व करके, तो वो अपनी एनोमर में चेंज होता है, यानी कि वो अल्फा डी में चेंज होता है। और जब अल्फा डी को आप स्टैंड करते हैं तो वो बीटा डी में चेंज होता है। लेकिन थ्रू कहाँ से, ओपन चेन स्ट्रक्चर से। देखिए ये है आपका अल्फा डी, ये यहाँ से अगर इसको आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं और कुछ देर तक इसको रख देते हैं, तो ये अपना चेंज हो जाएगा, किसमें, पहले ओपन चेन में जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो है आपका किस में आ जाएगा, बीटा डी में आ जाएगा। बीटा डी आपका किस में चेंज हो सकता है, ओपन चेन के थ्रू हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इन तीनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। देखिए अल्फा डी जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर बना, तो +52 डिग्री सेंटीग्रेड, +52 डिग्री पे ये रुक गया। और बीटा डी ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री है, तो ये आपका इंक्रीज होकर के 52.5 डिग्री पे ये रुक गया। ओके, तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो रहा है, ओके, केवल C1 की वजह से, एनोमरिक कार्बन की वजह से, एनोमरिक कार्बन में जो जियोमेट्री चेंज हो रही है उसकी वजह से ये रोटेशन हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आपका है म्यूटा रोटेशन। ओके, एक स्ट्रक्चर देखिए, हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये नंबर 1 है, ये नंबर 5 है। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 और नंबर 5 पे अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, हेमी एसिटल बोल रहे हैं। ओके, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इशू किया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। Now see you in next lecture. Okay.